डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही हो। देखो आज ही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कितने प्रश्न कैसे आने वाले हो। आई होप ये सभी के बारे में आप सभी को पता भी होगा। देखिए पहला जो प्रश्न आप लोगों का आएगा वो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जो कुल 6 नंबर के आते हैं और यह आपके 6 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो बात करें सेकंड नंबर प्रश्न की तो अति लघु त्रि प्रश्न होता है। ये प्रश्नों की कुल संख्या 4 रहती है और 8 अंक आपको प्राप्त होते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का रहता है। अति लघु त्रि प्रश्न में भी आपके 4 प्रश्न आएंगे और जो कि 2 नंबर के मिलेंगे, यानी 8 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। लघु त्रि प्रश्न आप लोगों का जो रहता है वह 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसका 3 नंबर का होता है, यानी 4 3 12 नंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस तरह की बात करें तो यह 4 प्रश्न मिलते हैं और हर प्रश्न 4 अंक का होता है, जो 16 नंबर आपको दिलाएगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न की बात करें तो यह कुल प्रश्न की जो संख्या होती है वह 2 होती है। ये प्रश्न अथवा करके पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अथवा करके ये प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 5 × 2 यानी 10 अंक आपको यहाँ से प्राप्त किए जाएंगे। और विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न आप लोग का मिलेगा 7वें नंबर का, वह भी आपका कुल प्रश्न रहेगा 2, और ये प्रश्न भी अथवा करके आते हैं। अथवा करके इसमें प्रश्न किया जाएगा कि ये कीजिए अथवा ये कीजिए। इसमें से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जो तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है यह अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जो कि 4 अंक का आता है और कुल टोटल 8 अंक आपको मिलने वाले हैं इस प्रश्न से। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार का है। यहाँ आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर वाला प्रश्न जो हम लोग का है 2 अंकों वाला प्रश्न है। ये प्रश्न पहला हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है उचित उदाहरण द्वारा अपक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। उचित उदाहरण द्वारा आप लोगों को आणविकता और जो अपक्रिया की कोटि होती है उसको समझाना है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अपक्रिया की कोटि क्या हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने है किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के अणु की वह संख्या जिसका सांद्रण अपक्रिया के प्रगति परिवर्तन होता है अपक्रिया की कोटि कहलाता है। अगर जो आप ये चाहते हो लिखना तो डी लिख सकते हो, नहीं तो अनदर अपने हिसाब से भी आप परिभाषा लिख सकते हो। अपक्रिया की कोटि जो हो सकती है यहाँ प्रोपोर्शनल कीजिए, क्योंकि उदाहरण द्वारा कहा तो उदाहरण इस तरह से दे देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अपक्रिया की कोटि आपको पता है x और y होता है, यहाँ पर एक वैल्यू इसका लिया जाएगा एक वैल्यू इसका, तो ये अपक्रिया की कोटि यहाँ पर 2 देखने को मिलती है। इस अपक्रिया में अपक्रिया की कोटि 2 देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपक्रिया की कोटि क्या है। आणविकता की बात करें तो आणविकता क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अपक्रिया की जो आणविकता कहा जाता है। ये बात आपका हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NH4NO2 उसके बाद गिव्स करके 2H2O + N2 इक्वेशन में N2 आपका निकल जाता है। इस तरह से यहाँ का जो आप देखेंगे तो जो अमोनियम नाइट्राइड है यहाँ आप देख पा रहे हैं वो उसके एक अणु भाग ले रहे हैं, यानी आणविकता इसकी 1 हो जाती है। यहाँ एक ही अणु इसके आगे लिखा हुआ है तो इसलिए आणविकता 1 हो सकती है। और भी एग्जाम में यहाँ क्योंकि अभिकारक की सिर्फ बात की जाती है तो यानी अभिकारक के लिए ही यह बात सेटिस्फैक्शन होगा आणविकता किसी भी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात जो करें, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है जैसे H2SO4 का एक नमूना है जिसमें आप लोग 94% जो है वेट बाय वॉल्यूम से आप देख पा रहे हो इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें उसका घनत्व जो दिया गया डेंसिटी वह 1.84 ग्राम पर मोल दिया गया है। इस विलयन की मोलरता आप लोगों को ज्ञात करना है। मोललता आप लोगों को ज्ञात करना है। भाई मोलरता के बारे में आप सभी जानते हैं, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे में जो आप लोग का विलयन का भार, विलायक का भार, ये आप लोग जानते हो। देखो आप देख सकते हो नीचे हमने फॉर्मूला लिख करके पूरा सॉल्व भी कर दिया है। पहले आपको देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए तो आप देख सकते हैं H2SO4 जो है वो 94% आपका दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 100 ml में H2SO4 जो है वो 94 है। तो आप क्या सकते हो विलय का भार आपको दिखेगा, विलय का भार बटे में अणुभार लिखेंगे, भार बटे अणुभार ये आप लोगों का हो जाता है। जो विलायक का D में m आपका हो जाएगा, ये वैल्यू आप लोगों का विलायक का भार इंटू में m, यानी कि जो विलायक का द्रव्यमान आप निकालोगे उसके m वैल्यू निकल के आएगी कैसे D में B, क्योंकि जानते हो D बराबर m/V होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। उस हिसाब से इस वैल्यू को मैंने निकाला तो यहाँ पर आप लोगों को ये निकल के आ गया किसका, विलायक का द्रव्यमान निकल के आ गया। जब हमें विलायक का द्रव्यमान पता चल जाता है तो हम विलयन का भार निकालेंगे, क्योंकि विलयन का भार हमारा बराबर होता है विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो इसमें हमारा विलयन का भार आप लोगों को मिल गया जो कि यहाँ पर आपका है। ठीक है, उससे हम लोग लिख दिए 184 हमने लिख लिया। उसके बाद साथ ही साथ इसमें आपने लिखा 94। विलायक का भार आप लोगों को देखने को मिल गया 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया लास्ट में, क्योंकि हम यहाँ पर किलोग्राम में वैल्यू निकालेंगे, बाद में भी हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, क्योंकि विलय का भार बटे में विलायक का भार गुणे में 100 कर सकते हो आप, उस तरह से निकाल जाए। यहाँ पर आप लगाओ जिस तरीके से, क्योंकि किलोग्राम ग्राम में वैल्यू होती है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके भी आप लगा सकते हो ग्राम में वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, अगर जो ये आप लिखते हो तो विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे में आपको देखने को मिलेगा विलायक का भार। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, यानी जो उससे पहले हमने लिखा था, क्योंकि भार बटे में आपको पता है कि विलय का भार क्या होगा आपका, भार बटे में अणुभार वो आपका हो जाता है ये चीज़ें। और 0. आपका यहाँ जो वैल्यू है 0.09 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.657 आपका हो जाता है। ये वैल्यू आप लोगों की मोलरता निकल के आ गई। तो 2 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। फिर आप तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो तीसरा नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल ही है आपका। न्यूमेरिकली बहुत से क्वेश्चन आपकी बात गेस मारा जा रहा है कि न्यूमेरिकली हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अच्छे रखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कैसे कैसे तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन की तो एक आवासशील पदार्थ के 2.5
0.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक का 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दी गई है। पदार्थ का भार पूछ रहा है। देखिए सभी गिवन पहले लिख लीजिएगा। जो विलेय का भार है W, स्मॉल w आपका हो जाएगा 2.5 ग्राम। विलायक का भार आपका कैपिटल W हो जाएगा जो कि 100 ग्राम दिया हुआ है। डेल्टा TB दिया हुआ है 0.04। आप परिवर्तन जानते हैं अच्छे तरीके से। वृद्धि क्या होता है? KB का मान आपको दिया गया है, जो उन्नयन स्थिरांक बोल रहा है कि KB मतलब होता क्या है 2.67 आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ के अणुभार आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे पदार्थ का अणुभार कैपिटल M होता है, आप सभी को पता है। भाई आप राउल्ट का नियम अच्छे से पढ़ चुके हो, इसको भी तैयार करना। क्या पता 2 नंबर में आपका राउल्ट का नियम भी पूछ सकता है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? हालांकि मैंने इसके बाद भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं इसी टॉपिक से, कि जो तीसरे नंबर में आप पूछे जा सकते हैं उसी टॉपिक से मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। वो भी हो सकता है रिपीटेड करें, आपका बार बार पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए राउल्ट के नियमानुसार एक बार बात करें, डेल्टा TB प्रोपोर्शन होता है M फर्ब होता है मोलरता। अगर जो बात करें इसके प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आता है KB, और पूरा वैल्यू हमने M स्मॉल m बराबर मोलरता होता है। मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, आप सबको पता है अच्छे तरीके से। यहाँ हमने सब कुछ लिख दिया है। यहाँ अणुभार आप लोगों का मिलेगा कैपिटल M। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर यहाँ एप्सिलॉन M, क्योंकि आपको फार्मूला हो गया है, वहाँ से हमने फार्मूले को यहाँ चेंज किया है क्योंकि हमें कैपिटल M ज्ञात करना है। तो कैपिटल M बराबर लिखा KB इंटू में स्मॉल m इंटू में आपका 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुणे में डेल्टा TB, गुणे में स्मॉल कैपिटल का W आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये W क्या होता है। ठीक है, विलायक का भार हो जाता है। तो यहाँ हमने 100 लिखा, फिर आपका जो वैल्यू दिया गया था सब वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेशन कर दिया, हमारा आ गया 166.87। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए जिससे तभी आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। हम बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो कोलराउस का नियम पूछ सकता है। इसके द्वारा ध्रुव विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोटि की गणना करना किस प्रकार हो कर सकते हैं, ये भी आपका प्रश्न है आपका। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आराम से लिखना है कोलराउस का नियम क्या होता है। ये आपको पता है, कोलराउस का नियम आपको पता है ध्रुव विद्युत अपघट्ट के लिए कार्य करता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अनंत तरुणता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा M उस विद्युत अपघट्ट के धनायन और ऋणायन के मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। लैम्डा M इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा M प्लस आपका हो जाएगा, और उसके बाद लैम्डा M इनफाइनाइट माइनस। तो लैम्डा M प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, धन। तो आपका धनायन की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता हो जाएगा, ऋणायन की अनंत तरुणता पर मोलर चालकता हो जाएगा। यहाँ दोनों वैल्यू लिख दिए हैं। फिर आपको यहाँ पर दिखना क्या है, ध्रुव विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा। तो आप यहाँ पर पहले आप ये लिख दीजिएगा, मन करेगा, फिर ये चीज़ें लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने सबके बात लिखी है कि आपका लैम्डा क्या होता है। तो आपका तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अल्फा क्या होता है। तो अल्फा बराबर होता है वियोजन की मात्रा। तो आप देखेंगे अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा हो जाएगा बराबर लैम्डा M और उसके लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा M को होता है मोलर चालकता, उसके बाद अनंत मोलर चालकता आपका हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। C क्या होता है, सांता होता है। लैम्डा इनफाइनाइट आपको बता दिया मैंने क्या होता है। लैम्डा M क्या होता है, सभी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। वैल्यू दे दिएंगे तो आपका नंबर जो है मिलने के चांसेस रहते हैं 101%। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ क्वेश्चन, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन से लिख दिए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि पहला आपके पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है फ्रेंकल दोष या साठ की दोष क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। दूसरा आपसे पूछ सकता है विद्युत अपवहन को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विद्युत अपवहन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन की होगी। तीसरा आपका है कि एक अभिक्रिया के जो वेग है, यानी कि इक्वल टू दिया गया A के ऊपर 1/2 और B के ऊपर 1/2 दिया है। इस अभिक्रिया की कोटि बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, आपको डिराइव करके भी बताना, क्योंकि 2 नंबर में है तो आपको नॉर्मली पता है किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न कहा गया चौथा नंबर, चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व और प्रतिरोध के बीच में जो संबंध आपको है वो स्थापित करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें तो ये पूछा गया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एल्थिल अल्कोहल को मिश्रित करने पर दोनों के मोलर प्रभाज ज्ञात करता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। देखिए इसी के अंतर्गत आपके ब्राउनी गति भी आ सकते हैं, टिन्नर प्रभाव भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर का अगर पूछना है तो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब 3 नंबर क्वेश्चन से आपको मैंने देखिए आज प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के एक ही नहीं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करा दिए गए। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा वो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, किस तरह से आपको प्रिपरेशन रखेंगे। ठीक है, अभी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप सभी की मदद करने की कोशिश करूंगा। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।